हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सीरीज चल रही है। ये क्रैश कोर्स टाइप की है। इसमें मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराऊंगी। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की 3 वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर जो यूजीसी नेट में है तुलनात्मक राजनीति के उपागम, वो मैंने कंप्लीट कराया है दो पार्ट में। और उसके बाद पॉलिटिकल रिजीम भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। आज मैं आपको उपनिवेशवाद और वि उपनिवेशवाद जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है वो मैं कराने जा रही हूँ। ये मैं आपको राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ, जिससे काफ़ी मतलब जैसे आपको ना एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और जो जो क्वेश्चन आए हैं और मेरे चैनल पे आपको यूजीसी नेट की जो अभी 21 में एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चन, 22 में जो हुआ, 23 में जो हुआ, और अभी तो 20 का भी मैंने करा दिया। भी 2019 का जो क्वेश्चन है उसका भी पार्ट 1 जा चुका है। वो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगा 1000 क्वेश्चन सीरीज़ में, तो आप जाके वो देख लेना। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और जिससे आपकी पॉलिटिकल साइंस, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी स्टेट के हो, लेकिन आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार मेरी सारी वीडियो आप देख लेना, तो आप खुद ही समझ पाओगे कि आपके लिए एग्ज़ाम के, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रही हूँ। ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा रायता नहीं फैलाया, बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ में आप क्वेश्चन भी करो। और पॉलिटिकल, ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी। और मैं मतलब थियोरेटिकल पार्ट करा के उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करा रखा है, वो भी प्लेलिस्ट बना हुआ पॉलिटिकल थ्योरी करके, आप उसे भी जाके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक तो आप जान ही गए हैं क्या है टॉपिक हमारा। ये सेकंड जो यूजीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड टॉपिक है ये, उपनिवेशवाद और वि उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्योंकि हम लोग भी ब्रिटेन ब्रिटेन के कॉलोनी रहे हैं, इसीलिए समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो पहले तो हम देखो, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पहले उसके उस वर्ड को समझना पड़ेगा। वो वर्ड क्या होता है, मतलब जैसे उपनिवेशवाद क्या है। ऐसे तो मतलब देखो, क्वेश्चन क्या था वो भी मैं आपके बताऊंगी, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। क्योंकि कभी हो सकता है फैक्ट बेस, अगर देखो यूजीसी नेट में ना पूछा, लेकिन अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप हाँ DSSS भी दे रहे हो, तो उसमें भी मोर और लेस आपको यूजीसी नेट के, क्योंकि एक्चुअल में DSSS का कोई सिलेबस नहीं है, तो वो हायर का ही जैसे यूजीसी नेट का ही सिलेबस फॉलो करता है। हाँ, थोड़ा उसका क्वेश्चन लेंदी होता है ये मैं कहूँगी, लेकिन उसका पैटर्न कोई फिक्स नहीं रहता। ये DSSS का, अगर आप DSSS के एस्पायरेंट हो तो उसके लिए भी ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और मैं तो जैसे जून में होगा हमारे यूजीसी नेट, तो मैं सोच रही हूँ आप, अगर आप मेरा आप सपोर्ट करोगे मुझे, तो मैं कंप्लीट कोर्स करा दूँगी। तो इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी मैं आपके लिए उतनी मेहनत कर पाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज क्लास स्टार्ट करते, छोड़ो बहुत हो गई बातें। देखो, उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। किसी विदेशी भूभाग पर लंबे समय तक के लिए सत्ता स्थापित करना, उसे बनाए रखना उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, कोई विदेशी भूमि, मान लीजिए मैं कहीं दूसरे जगह पे चली गई और बहुत सालों तक रही, उसी का सब कुछ मैंने यूज़ किया, तो फिर मैं वो जो है, और वहाँ जाके मैं खुद सत्ता, मतलब मेरे हैंडल में वो सारे लोग हो गए, तो वो उपनिवेश हो गए हमारे। ठीक है, हॉब्सन उपनिवेशवाद को किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश, निर्जन या कम आबादी वाले भूभाग पर स्थानांतरण के रूप में परिभाषित करते हैं। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक, मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हित के लिए करता है। जैसे ब्रिटेन ने अपने हित के लिए किया, यहाँ से कच्चा माल ले जाता था और वहाँ से बना के माल लाता था और डबल ट्रिपल 4 टाइम दाम पे यहाँ बेचता था। उपनिवेशवाद सरकार की राजनीतिक व्यवस्था को अलोकतांत्रिक थी।
उपनिवेशवादी सरकार की राजनीतिक व्यवस्था अलोकतांत्रिक थी। अलोकतांत्रिक मतलब क्या है? जिसमें जनता की सहमति ना हो। कानून व्यवस्था का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना था, लेकिन इसमें स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया गया जाता था। शासन उन पर थोपा जाता था। औपनिवेशिक सरकारों बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण करता था। फूट डालो और राज करो जैसा ब्रिटेन का था यहाँ पे। उपनिवेशवाद पूंजीवाद से भिन्न है। देखो, अब उपनिवेशवाद और पूंजीवाद में क्या डिफरेंस है, भिन्न है। देखो, पूंजीवाद राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग का प्रभुत्व होता है। जैसे पूंजीपति जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, वो जो कम, जो एक होता है पूंजीपति वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग या बोलो कामकाजी वर्ग, स्थापित करना चाहता है तथा कानून के प्रवर्तन का माध्यम होता है। औपनिवेशिक राज्य उपनिवेशिक समाज पर प्रभुत्व के लिए केंद्रीय सत्ताधारी वर्ग की संगठित शक्ति होती है। उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था के सहायक के रूप में कार्य करता है। उपनिवेशवाद में एक पक्षीय धन निष्कासन द्वारा शोषण किया जाता। देखो, उपनिवेशवाद में एक पक्षीय धन निष्कासन द्वारा शोषण किया जाता है। उपनिवेशवादी व्यवस्था में वैदेशिक राजनीतिक प्रभुत्व बना रहता है। उपनिवेशवादी व्यवस्था में वैदेशिक राजनीतिक प्रभुत्व बना रहता है। फिर उपनिवेशवाद के विभिन्न रूप किस किस टाइप के हैं, ऐसे इसमें देखो, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, एक वैचारिक और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। ठीक, इसमें दो ही, मैं आपको और भी बताती हूँ, रुक जाओ। उपनिवेशवाद की देखो, उपनिवेशवाद में जैसे एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा, एक लिखो शेल्टर उपनिवेशवाद। सुन लो आप मेरी बात, ठीक है, सुन लो। शेल्टर उपनिवेशवाद एक होता है, और आप लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। शेल्टर उपनिवेशवाद, क्योंकि मैं इस कर्सर से लिख नहीं पाऊंगी तो आपको मैं बोलती हूँ, आप लिख लो, कोशिश कर, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, यहाँ पे लिखना शेल्टर उपनिवेशवाद। शेल्टर शेल्टर उपनिवेशवाद। शेल्टर उपनिवेशवाद, तो इसके जो इस वर्ड को जो कॉइन किए थे, जो बोले थे, वो थे पैट्रिक वुल्फ। इस अवधारणा को दिए थे। ये आप लिखे, एक बार लिख लीजिए शेल्टर उपनिवेशवाद, उसके आगे लिख दीजिए पैट्रिक वुल्फ। हो सकता है पूछा जाए कि शेल्टर उपनिवेशवाद किसने दिया था। फिर है शोषणवादी उपनिवेशवाद, जिसमें छोटे पैमाने पे अप्रवास होता है। फिर सैरोगेट, ये इंपॉर्टेंट है, सैरोगेट उपनिवेशवाद। इस वर्ड को कॉइन किए थे स्कॉट एड्रॉन। स्कॉट, एक मिनट में लिख देती हूँ। ये सैरोगेट, जैसे सैरोगेट मदर की धारणा है ना, वैसे ही इसका किए थे स्कॉट 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 एट्रॉन 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 एक मिनट, एट्रॉन, ठीक है, एट्रॉन, स्कॉट एस्ट्रॉन, ठीक है फ्रेंड्स। और एक है, फिर है, ठीक है। अब इसका जो बुक में दिया वो मैं आपको बता, दो आपने देख लिया कौन कौन सा, शेल्टर उपनिवेशवाद और एक दिखा सैरोगेट। सैरोगेट किसने दिया है? सैरोगेट दिया है आपको स्कॉट एस्ट्रॉन ने, और शेल्टर दिया है पैट्रिक वुल्फ ने। पैट्रिक वुल्फ ने, ये वर्ड पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बताई, ठीक है। अब है वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। वाणिज्यिक उपनिवेश, जैसे देखो, ये सब उपनिवेशवाद आपको समझना मुश्किल है, क्योंकि वर्ड से ही समझ में आ जाता है। उपनिवेशवाद का आरंभिक व्यावसायिक गतिविधियों से होता है, जैसे इंडिया में होता है। वाणिज्यिक रुकावटों को दूर करने के लिए देशी राज्यों द्वारा कब्जा प्रारंभ किया गया। उपनिवेशवाद के धन एवं संसाधन का उपयोग एक तरफा लाभ कमाया गया। देशी उद्योगों एवं मजदूरों का शोषण किया गया। कृषि के वाणिज्यिकरण पर बल दिया गया। परिणामतः अकाल पड़े, जैसे यहाँ पे नील की खेती किया गया, जिससे वो जमीन बहुत खराब हो जाती है अगर नील की खेती करोगे, बंजर हो जाती थी। कुटीर एवं हस्त उद्योगों का पतन हुआ। ग्रामीण ऋण ग्रस्त, मतलब ग्रामीण में ऋण ग्रस्ता बढ़ी। यातायात के साधनों का विकास हुआ। हाँ, यातायात के साधनों का विकास हुआ। एक गुड थिंग्स हुआ कि यातायात के, क्योंकि एक जगह से सामान दूसरे जगह
ले जाने के लिए यातायात के साधनों का विकास किया गया। वैचारिक एवं सांस्कृतिक उपनिवेशवाद वो क्या होता है? उपनिवेशवाद पर प्रत्यक्ष नियंत्रण समाप्त होने के बाद पूंजीवादी देशों ने अपने नियंत्रण को बढ़ाए रखने के लिए वैचारिक एवं सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का सहारा लिया। इसके तहत उन्होंने निम्नलिखित कार्य किए। क्या क्या किया? संचार माध्यम के द्वारा अपने संस्कृति का प्रचार, ठीक है। जैसे देखो इंडिया में अभी भी कैसे सांस्कृतिक उपनिवेशवाद जो ब्रिटेन का वो कितना हावी अभी भी है। अभी भी हिंदी जो बोलते हैं उनको थोड़े से हम लोग नीचे सोचते हैं, जो अंग्रेजी बोलता है उसको हम थोड़ा सा मतलब नहीं वो समझते हैं। तो ये क्या है, हम इतने सालों तक उसके उपनिवेश में उसके उसमें रहे हैं, उसके कब्जे में रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो मतलब अंदर से ही जो सांस्कृतिक वो है ना वो चेंज हो गई है। पाश्चात्य संस्कृति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया गया। व्हाइट मैन बर्डन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने का प्रयास किया गया। विचार एवं वेशभूषा के द्वारा प्रभावित हुए। मैकडोनाल्डलाइजेशन द्वारा नियंत्रण का प्रयास किया गया। अगला है उपनिवेश विरोधी संघर्ष। तो समस्त यूरोपीय देश सॉरी के उपनिवेशों को अपने स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए आंदोलन किया गया। आंदोलन के तरीके एवं उनमें लगने वाला समय अलग अलग थे। आंदोलन की सफलता में लगने वाला समय कई तत्वों पर निर्भर है। उपनिवेश विरोधी संघर्ष के तरीके थे। उपनिवेशवाद को एक अभिशाप माना गया, ठीक है, ये तो है ही, सही बात है। एशिया अफ्रीका देशों में उनके शोषणकारी रूप को उजागर किया गया। आत्मगौरव को उजागर किया गया। शांतिपूर्ण अहिंसा संघर्ष। उपनिवेश में स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक अहिंसात्मक मार्ग अपनाया गया। भारत में गांधी की प्रेरणा स्रोत, ठीक है। सशस्त्र संघर्ष। क्रांतिकारी नौजवान द्वारा हिंसक तरीके से विरोध किया गया। जन आंदोलन हुआ। अब वी उपनिवेशवाद पढ़ते हैं। पहले उपनिवेशवाद पढ़ लिए, अब हम वी उपनिवेशवाद पढ़ते हैं। देखो उपनिवेशवाद विरोध की पहली लहर 18वीं सदी में अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद में देखी गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश की समस्या पर गंभीरता से विचार किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एशिया एवं अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रवादी विचारों के प्रयास से इसे बल प्रदान किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो उपनिवेशवाद का ही था, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना उसके बाद भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। यूएन चार्टर एवं औपनिवेशिक समूह। सैन फ्रांसिस्को में होने वाले सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की लहर को महसूस कर उपनिवेश के लिए कुछ विशेष उपबंध किए। जिस क्षेत्र में स्वशासन का पूर्ण अधिकार नहीं था वहां के लिए अनुच्छेद 73 में कहा गया कि इस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के साथ न्यायपूर्ण व्यवहारिक सुनिश्चितता किया जाए। स्वशासन को विकसित कर देशों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा है विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सामाजिक तथा आर्थिक विकास के संरचनात्मक उपायों को बढ़ावा देना। अब है बांडुंग सम्मेलन। तो सबसे पहले लिखो बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था, आपको हुआ था 1955 में, ठीक है। 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल। देखो आप लिख लो क्योंकि ये ना इस डेट से भी क्वेश्चन आजकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए लिखो बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 और कब हुआ था? 18 से 24 अप्रैल के बीच। और ये कहा हुआ था इंडोनेशिया के बांडुंग में। और इसमें क्या हुआ, जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, जैसे एशिया अफ्रीका के जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने भाग लिया। एशिया अफ्रीका देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया। बांडुंग में उपनिवेशवाद के अंत के लिए रणनीतिक प्रयास किया गया। अब वी उपनिवेशीकरण पर विशेष समिति। अब वी उपनिवेश पर विशेष समिति। देखो उपनिवेशी देशों एवं लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु यूएन महासभा ने 1961 में एक विशेष समिति का गठन किया। प्रारंभ में इसमें 17 सदस्य थे और 62 के अंत तक इसमें 24 सदस्य हो गए। इसका उद्देश्य
शासी देशों के लोगों की शिकायत पर ध्यान देना है। 1999 से 2000 को उपनिवेशवाद के उन्मूलन की अंतर्राष्ट्रीय सदी के रूप में स्वीकार किया गया। हाँ, ये भी लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय सदी के उपनिवेशवाद के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय सदी के रूप में स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र 1999-2000 को उपनिवेशवाद के उन्मूलन की अंतर्राष्ट्रीय सदी के रूप में स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 44वें अधिवेशन में महासचिव द्वारा 21वीं सदी को उपनिवेशवाद से मुक्त की एक कार्य योजना स्वीकार करने पर बल दिया गया। अब हम पढ़ते हैं नव उपनिवेशवाद। नव में ज़्यादा नहीं है, बस ये नाम ये एग्जाम में पूछा गया है। नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनिज्म एंड लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, किसकी बुक है? न्यूक्रोमा की बुक है। कब है? 1965 में। विश्व में अभी भी आर्थिक और तकनीकी आधिपत्य है, क्योंकि बाहर की कंपनियां आती हैं विकासशील देशों पे और अपना प्रभुत्व स्थापित करती है, तो ये एक नव उपनिवेशवाद की अवधारणा हो गई है। तो फ्रेंड्स, और क्वेश्चन, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक बार कब पूछा गया था? मैं ऐसे तो आपको क्वेश्चन करा ही रही हूँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप मेरे वो क्या मेरी 1000 क्वेश्चन सीरीज है, उसमें मैंने आपको बता रखा है जो जो नया नया क्वेश्चन आता है। तो एक पूछा गया था आपको 2023 में, नैसी शुमेकर ने कितने प्रकार के उपनिवेशवाद दिए थे? मतलब देखो, उन्होंने 12 प्रकार की उपनिवेशवाद की बात की थी। ठीक है, मैं 12 का नाम आपको लिखवा दे रही हूँ, आप सुन लो मेरी बात, फिर आपको ध्यान रहेगा। या तो आप गूगल पे सर्च कर लेना नैसी शुमेकर, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। उसमें से 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा उनका उपनिवेशवाद नहीं है। तो उन्होंने 12 प्रकार के उपनिवेशवाद दिए थे। तो क्या क्या 12 प्रकार के? देखो, शेल्टर, प्लेंटर, एक्सक्रेटिव, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंपेरियल पावर, नॉट इन माई बैकयार्ड कॉलोनीज, लीगल कॉलोनीज, फिर है मिशनरी, ये रोमांटिक, पोस्ट कॉलोनी। ये 12 प्रकार की इन्होंने दी है। आप गूगल पे सर्च कर लोगे तभी मिलेगा ये। और इनके हाँ, ये आपको मिल जाए, नैसी शुमेकर लिख लो, ये दिया था, ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स, ये उपनिवेशवाद टॉपिक तो खत्म हुआ, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं आपको कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास किसी वजह से अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए इसी तरह की और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे, वैसे क्लासेस लेके आऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।